रहीम अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी खूबसूरत से ज़िंदगी अपने खूबसूरत अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूँ। आज मैं हासिलपुर में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। मोहम्मद बशीर भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप साबिक़ सदर हासिलपुर बार एसोसिएशन भी रह चुके हैं। आप कानूनदान हैं, आप सियासतदान हैं। आज हम इनसे सियासी और समाजी हवाले से ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। सर, अगर हम तालीम के हवाले से बात करें तो हर इंसान जो है तालीम से ही आगे निकलता है। तो आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आपका तालीमी सफ़र कैसे रहा? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जी कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने मतलब बता सकूं। तो इब्तदाई तालीम मैट्रिक मैंने की थी ओल्ड हासिलपुर से। एफ़ए मैंने डिग्री कॉलेज हासिलपुर से किया। बीए जो है वो चिश्तियाँ से और इस्लामिया यूनिवर्सिटी से मैंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री की। जी, एलएलबी भी वहीं से किया ठीक। और उसके बाद बाकायदा मैं प्रैक्टिस शुरू की। वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? घर वालों ने कहा या आपको शौक़ था? ये मेरे वालिद साहब का शौक़ था और अच्छा, बेसिकली मेरा एडमिशन इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस में हुआ। ठीक, लेकिन वहीं एक मैडम साहबा ने मुझे मशवरा दिया ठीक, कि आप ये पॉलिटिकल साइंस छोड़ें, आप लॉ में चले जाएं। ठीक। तो मैं लॉ की तरफ चला गया जी। एज़ अ कानूनदान, एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात देखते हैं आप और क्या होनी सबसे चाहिए? पहले तो उसको रेगुलर होना चाहिए, वो अपने इन टाइम कोर्ट में आए और प्रॉपर टाइम दे उसको, अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक उसको कोर्ट में वक्त भी देना चाहिए और केस की स्टडी करनी चाहिए। ब्रीफ उसका तैयार होना चाहिए, उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो वो जिधर कोर्ट में जा रहा है उसके ज़हन में हो कि मैंने ये करना है। तो बाकी रेगुलरिटी है, काम जो है वो अल्लाह ताला, रिज़्क़ तो अल्लाह ताला देता है ना जी, तो वो आ ही जाता है जी। आप ज़्यादातर कौन से केसेस देखते हैं, सिविल या फौजदारी? ये यहाँ चूँकि तहसील लेवल पे सिविल और फौजदारी ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। ठीक। यहाँ हमको फौजदारी भी करना पड़ता है और सिविल भी, और हम कोशिश करते हैं कि बेहतरीन तरीके से केस की तैयारी करके पेश हो। आपने हासिलपुर बार के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बार का जॉइंट सेक्रेटरी 98 में, उसके बाद मैं वाइस प्रेसिडेंट बना। 2002 में जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुआ बारी अक्सरियत से। जी, 2012 में बार प्रेसिडेंट बना। माशाल्लाह। सर, जब आप प्रेसिडेंट बने थे तो आपने क्या डेवलपमेंट करवाई थी? हाँ मैंने सबसे पहले ये जो बार रूम था ओल्ड हासिलपुर में वो तमीर करवाया। ठीक, मैंने लाइब्रेरी जो है वो मुकम्मल करवाई थी। बार और बेंच का तल्लुकात जो हैं वो बेहतरीन किए और बार के मसाइल, वकला के मसाइल मैंने अच्छे ऐसे तरीके से। और मेरा दौर अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नहीं कहता, मेरे दोस्त भी कहेंगे कि सुनहरी दौर था 2012 का बार प्रेसिडेंट का। अच्छा सर, आजकल बात करूं बार और बेंच के हवाले से, तो आजकल बार और बेंच में किस हद तक इम्प्रूवमेंट हो रही है? बार और बेंच का जहाँ तक यहाँ हासिलपुर बार का तल्लक है तो जी, अच्छा रिलेशन है। कभी कोई ऐसा इशू नहीं बना, कभी किसी मामले पे बार और बेंच में तनाव नहीं हुआ। और अगर कहीं को मसला बनता भी है तो रजीम के साथ मिल के, यहाँ जो जज साहबान बैठे हैं उनके साथ अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ वो मामला तय पा रहे हैं। माहौल ठीक है, अच्छा चल रहा है जी। हासिलपुर बार में वकला बरादरी के क्या मसाइल हैं जो आप देखते हो? हासिलपुर बार में सबसे पहले जो मसला है ना जी, यहाँ लाइब्रेरी नहीं है। ठीक, लाइब्रेरी का होना वकील के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर वकील जो है ना प्रॉपर तरीके से तैयारी नहीं कर सकता। इसके अलावा साफ़ पानी का मसला है, कैफेटेरिया का मसला है, जी, जिसको हल करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि आजकल कोई एक अमेंडमेंट आई है जिसके तहत डेक्लरेटरी सूट जो है ना वो बहावलपुर ट्रांसफ़र हो गए हैं। उसके लिए वकला और बहुत सारे लोग बड़े परेशान हैं, उसको हल होना बड़ा ज़रूरी है। वो हमने आला क़यादत जो है हमारी पंजाब बार कौंसिल की और सीनियर जो हैं हाई कोर्ट बार के सदूर से मशावरत के बाद हमने कोशिश की है कि इस मामले का कोई हल निकाला जाए। अच्छा सर, अगर मैं ज़िले के हवाले से बात करूं तो हासिलपुर जो है बाहवलपुर से 100 किलोमीटर दूर है जी जी और जी यहाँ से बाहवल नगर से भी 100 किलोमीटर दूर है। जी जी। तो हासिलपुर को ज़िला बनवाने के लिए वकला बरादरी ख़ास तौर पे और यहाँ के जो सियासी पार्टियाँ हैं क्या किरदार अदा कर रही हैं?
पिछले साल 2020 में हमने 19 में भी पूरा साल तकरीबन हर जुमेरात को हड़ताल की थी जी। अपना ये इशू उजागर करने के लिए हमने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस यहाँ की, मुख्तलिफ़ लोगों के व्यूज़ लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हासिलपुर आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा है। काटन हम सबसे ज़्यादा पैदा करते हैं, गंदम यहाँ बहुत अच्छी होती है, चावल बहुत अच्छा होता है, कपास का बेहतरीन इलाका है यहाँ हासिलपुर में। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ हासिलपुर में कोई हॉस्पिटल नहीं है। 100 किलोमीटर का फासला तय करते करते लोग मर जाते हैं। तो इसके लिए बहुत सारी कोशिशें हुई हैं लेकिन बेसूद साबित हुई हैं। इस लिहाज से कि मुझे अफसोस है कि यहाँ जो पॉलिटिकली MNAs ये रहे हैं उनकी पूरी कोशिश नहीं रही। अगर वो सीरियस होते तो ये मसला कब का हल हो चुका होता। ये बहुत ज़रूरी है। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि ये हासिलपुर जो है ना ज़िला तहसील जी, ये पंजाब में सबसे दूर है अपने ज़िले से। उसकी एक छोटी सी मिसाल लें, आपके लोधरा है जी, 15 किलोमीटर पे ज़िला जी। और अगर ये ज़िला बन जाता तो आप देखें कि यहाँ कोई ना कोई कैंपस होता। हासिलपुर ही एक ऐसी तहसील है, ये साथ बूरेवाला देखें कि बूरेवाला में कैंपस आए, उनके सियासतदानों ने अच्छी कोशिश की जी, लेकिन विहाड़ी चूँकि साथ था उससे वहाँ से रिलेटेड उन्होंने अपने मसाइल हल करवा लिए। ना तो यहाँ कोई कैंपस है ज़रई यूनिवर्सिटी का, ना किसी और यूनिवर्सिटी का। तो अगर ये ज़िला बन जाएगा, यहाँ यूनिवर्सिटी होगी, बड़े हॉस्पिटल होंगे, लोगों के लिए बड़ी आसानी होगी और एक ऐसा शहर जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू दे, यहाँ के लोग मेहनत करें और उसकी जो पैसे हैं, कमाई है, टैक्स वगैरह भी दें और उसका अपना रिज़ल्ट कोई और ले जाए तो ये ज़्यादती है। ठीक तो है। इस लिहाज से मैं ये कहता हूँ कि इसको बनना चाहिए। बिल्कुल। काफ़ी लोगों ने कोशिश की है और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जिस हद तक हो सके अपने आप को वक़्फ़ करें। इस बारे में हमने आला हुकाम को, वज़ीर-ए-आज़म, सदर पाकिस्तान को, चीफ मिनिस्टर को जी, और कोशिश की है हमने, लेकिन अभी तक खातिर ख़्वाह हमें कोई कामयाबी नहीं मिली। ठीक है। अच्छा सर, मैं जनरल सियासत के हवाले से बात करूं तो आपकी सियासी वाबस्तगी किस पार्टी से है? बेसिकली तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मैंने आज़ाद हैसियत में लोकल बॉडी का इलेक्शन कंटेस्ट किया था। ठीक। तो अदरवाइज़ मेरी एफिलिएशन जो है ना बुखारी ग्रुप है, अली ज़ैन बुखारी, उसके साथ मेरे एक तल्लक है, भाइयों वाला तल्लक है, अच्छा नौजवान है। तो उसके साथ है हमारा इत्तेहाद। चीमा साहब हैं, तारिक बशीर चीमा साहब, इस हल्के से कंटेस्ट किया था उन्होंने। तो ग्रुपिंग के लिहाज से तो हमारा ये है। अदरवाइज़ मैं कुछ स्पेशल ये नहीं कह सकता कि मैं पीपल्स पार्टी का हूँ, नून लीग का हूँ या PTI का हूँ। मैं PTI का ओहदेदार नहीं हूँ, लेकिन तल्लकात जो एक वाबस्तगी है मेरी वो चीमा ग्रुप से है। ठीक है। अच्छा सर, अली ज़ैन बुखारी उम्मीदवार MPA सियासी हवाले से किस तरह मुतर्रक हैं हासिलपुर में? ये अच्छा है, नौजवान है और लोगों से इसके रवाबत अच्छे हैं और फ्यूचर में मैं देख रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात जो मुझे उनकी पसंद है कि वो करप्शन नहीं करते। काम तो किसी का हो जाता है, किसी का नहीं होता, लेकिन आने वाले वक्तों में अच्छे बंदे की ही पहचान होगी क्योंकि अवेयरनेस आ रही है। ये चट्टी दलाल लोग हमें नापसंद हैं। हासिलपुर की सियासत को आप कैसे देखते हैं? हासिलपुर में क़यादत का फुकदान है जी। सच्ची बात तो ये है कि लीडरशिप जो है ना उस लेवल की नहीं है। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला कोई ऐसा लीडर पैदा हो जो इनके मसाइल को इसको उठा के ऊपर ले जाए। तो मुस्तकबिल में मुझे कोई ऐसा बंदा नज़र नहीं आ रहा कि जो जहाँ जिनको हमने 3-3 दफ़ा आज़माया है उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो तवक्कुआत तो हैं कि अल्लाह करे ये ज़ैन भाई अगर MPA बनते हैं जी, तो इनसे अच्छी तवक्कुआत रखते हैं। आप आइंदा बल्दियाती इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे? मैं इंशाल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से, भरपूर तरीके से लूँगा। आपका विजन मिशन क्या है? हाँ, मेरा मिशन बेसिकली जिस इलाके से, इस यूनियन काउंसिल से मेरा तल्लक है, ये गरीब लोग हैं जी, तो गरीबों के मसाइल जो हैं ना ये निचली सतह से मैं चाहता हूँ कि इनको कोई ना कोई रिलीफ दिला सकूँ, उनके डेवलपमेंट के काम करवा सकूँ, उनके छोटे छोटे मामला जो हैं वो मैं हल करवा सकूँ। तो उनके लिए अच्छे ख्वाहिशात हम रखते हैं। अगर ज़िंदगी में रही मौका मिला, अगर हम कामयाब हुए तो इंशाल्लाह तो हम इन गरीब लोगों के लिए पहले भी साथ खड़े हैं, आइंदा भी इनके लिए कोशा रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, तारिक बशीर चीमा साहब की क़यादत में हासिलपुर में क्या तरक्याती काम हो रहे हैं? तारिक बशीर चीमा साहब, हमारी बदकिस्मती है कि हासिलपुर वालों ने उनको बहुत कम वोट दिए। उनकी तरजीहात ज़्यादातर यजमान में हैं
शायद वो इस वजह से नाराज़ हैं कि उनको वोट कम पड़े हैं। अदरवाइज़ वो एक पाए का लीडर है, मैं उनका मोतरफ़ हूँ। वो ज़बरदस्त किस्म का आदमी है, वो जो कहता है वो करके भी दिखाता है। हमारी ख्वाहिश है कि अगर ऐसा लीडर कोई हासिलपुर में एक दफ़ा, कोई भी ऐसा तारक बशीर चीमा साहब जैसा अगर एक दफ़ा MNA बन जाए तो उसकी तकदीर बदल जाएगी। जिस तरह ये ज़बान में उन्होंने किया है ना काम जी, उसकी क्वालिटीज़ पे किसी को इतराज़ नहीं है। अलबत्ता वो कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन उस हद तक वो नहीं कर रहे जिस हद तक हम चाहते हैं कि हासिलपुर को मोबिलाइज करें, हासिलपुर के लिए कोई बड़ा पैकेज लेके आएँ। ऐसा नहीं हो सका। हम तवक्को करते हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे और इधर भी वो ध्यान करें, और अगर अगला इलेक्शन उन्होंने लड़ना है तो हासिलपुर के अवाम के लिए वो कुछ ना कुछ ज़रूर करके दिखाएं। आपकी आइडियल पर्सनैलिटी और आपके आइडियल लीडर कौन है? आइडियल पर्सनैलिटी की जहाँ तक बात है वो तो मैं अपनी वालदा को समझता हूँ जी। अगर सियासत के हवाले से आप कहते हैं तो इस पाकिस्तान में मुझे कोई आइडियल नज़र नहीं आ रहा। ये सब जो है ना ये अपनी मफादाती जंग है इनकी, लेकिन कदरे इनसे इमरान खान को मैं इस लिहाज से पसंद करता हूँ कि इमरान खान एक बोल्ड इंसान है, करप्ट नहीं है। अगर वो नाकाम हो रहा है तो वो उसकी काबीना के कुछ लोग हैं या बैसियत कौम हम ठीक नहीं हैं, ये माफियाज हैं जो उसको कामयाब, लेकिन उसकी सोच अच्छी है। ये मैं जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है। फिर वो कॉम्पिटेंट है, वो उसको किसी ज़रूरत नहीं है। जिस तरह उन्होंने असम्बली में एक खिताब किया, जनरल असम्बली में जी, तो उसका खिताब मुझे आज भी याद है कि 49 मिनट का खिताब था, फिलबदी खिताब था। उसकी कॉम्पिटेंसी पे मुझे उसकी जो एतमाद है जिसको लीडरशिप में वो उसमें क्वालिटीज़ हैं, लेकिन यहाँ सियासी मामला पाकिस्तान में जो कि और हैं, इस लिहाज से वो इतना कामयाब नहीं जा रहा जितना होना चाहिए था। अगर मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हवाले से बात करूँ तो आप क्या देखते हैं, क्या तबसरा है आपका? अच्छा नहीं है मौजूदा जो सूरत हाल बनी हुई है ना। मैं आपको ये बताऊं कि ये जो PDM बनी हुई है जी, ये PDM इनके ज़ाती मकासद हैं। अगर ये मुल्क का सोचें तो कभी भी ये ऐसी स्टेटमेंट ना दें। अगर नून लीग है तो वो उसके पीछे भी उसके अपने केसेस हैं, पीपल्स पार्टी है तो उसके अपने केसेस हैं, और मौलाना फजलुर रहमान है तो वो ऐसे। और ये सूरत हाल टकराव की तरफ जा रही है जो कि अच्छी नहीं है। मुल्क में अमन होना चाहिए। इनको इमरान खान को मौका जो मिला है 5 साल के लिए इनको पूरे करने देने चाहिए, ठीक। तो उसके बाद ही मुल्क जो है वो तरक्की कर सकता है जी। लेकिन सूरत हाल जो है ना आने वाले दिनों में अल्लाह ना करे मुझे कोई अच्छी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अब इदारों पे अटैक हो रहा है और उसके बाद ये इस्लामाबाद का रुख करने जा रहे हैं जी। तो अगर टकराव होता है तो मुल्क के लिए बुरा होता है। इनको सियासतदानों को मुल्क की बका की खातिर अपने जो बयानात हैं इस पर कंट्रोल करना चाहिए। ये इसराइल और इंडिया के जो पिट्ठू एक दूसरे को बना रहे हैं, भाई कोई भी गद्दार नहीं है, सब पाकिस्तानी हैं, तो अपने मफादात की खातिर जो है ना इनको नहीं करना चाहिए। तो मेरी तो दुआ ही है, मैं दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला बेहतरी की तरफ पाकिस्तान सलामत रहे। अगर मैं आपकी हॉबीज़ के हवाले से बात करूं तो सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके दिन की मसरूफियत क्या रहती हैं, आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं? जी स्टार्ट में तो मैं क्रिकेट खेलता था, ठीक। अब टाइम नहीं मिलता, प्रोफेशन में इतनी मसरूफियात हैं तो हाई कोर्ट में हमने एक दिन फ़िक्स किया हुआ है, वो वहाँ जाना पड़ जाता है। तो हॉबीज़ तो उस वक्त होती हैं जब बंदा फारग होता है। अब इतना टाइम नहीं मिलता। हाँ अलबत्ता एक चीज़ है कि मैं लोगों के दुख दर्द में शामिल होकर खुशी महसूस करता हूँ। अब मेरे पास टाइम ही इतना ही आ बचता है जी कि अब अगर मैं ये कहूँ कि मैं फारग टाइम में क्रिकेट खेल लूँ, दूसरा महफिलें अटेंड कर लूँ, इतना टाइम कोर्ट से बचता ही नहीं है। तो जो टाइम मुझे बचता है, मैं अगर कोई शादी पे बुलाए या कहीं किसी के दुख दर्द हो, खुशी गमी हो, मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें शामिल हूँ। किताबें पढ़ते हैं आप? जी मैं किताबें पढ़ता हूँ जी। आपके फेवरेट राइटर? मेरे फेवरेट राइटर जो है ना ये नसीम हिजाज़ी साहब थे, जिनके नावल में ये टाइम की बात थी। नसीम हिजाज़ी साहब के नावल में बड़े शौक़ से पढ़ा करता था। अब कोई जो हैं ये पाकिस्तान के मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब कोई बुक्स हैं, कोई लॉ के मतलब जो बुक्स हैं, यही मैं इतना ही टाइम बचता है मेरे पास। अदब से किस हद तक लगाव है? अदब से ज़्यादा लगाव नहीं है, ऐसे मैं आपको कहूँ। और ये अगर मैं कह दूँ तो आप ये ना कह दें कि आप जनाब कोई शेर ही सुना दें तो वो शायद मैं ना सुना सकूँ। लेकिन जो फैज़ अहमद फैज़, उनको कलाम मैंने देखा, मीर तकी मीर को मैंने पढ़ा,
सबसे फेवरेट जो मुझे इनमें लगा वो अल्लामा इकबाल साहब की शायरी में जो मुझे मिला ना, सबक है उसमें, एक एक उसके फ़िक्रे में आप देख लें कि एक सबक है अगर हम गौर से पढ़ें। जी। अल्लामा इकबाल मेरे फेवरेट आइडियल पोएट थे, तो उनकी शख्सियत से भी मैं मुतासर था, उनकी शायरी से भी मुतासर था। तो अदरवाइज़ मेरी एक्टिविटीज़ जो हैं अदब के हवाले से ज़ीरो हैं। ट्रैवल करना आपको पसंद है? मैं तो रहता ही सफ़र में हूँ जी। पाकिस्तान कभी बहावलपुर में, कभी लाहौर में, कभी कहीं, हफ्ते में 2-4 चक्कर मेरे बहावलपुर के लगते हैं। अदरवाइज़ लाहौर या इस्लामाबाद भी जाता हूँ अगर कोई केस आ जाए तो उस सिलसिले में। अदरवाइज़ काफ़ी टाइम जो है ये मेरा सफ़र में गुजरता है। पाकिस्तान के शहरों की बात करूं तो पाकिस्तान का कौन सा ऐसा शहर जो आपको अच्छा लगता हो? मुझे शहर जो है ना हासिलपुर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ओवरऑल पंजाब में देखें तो लाहौर अच्छा है, उसके बाद बहावलपुर बड़ा खूबसूरत शहर है अगर हम उसको देखें तो जी। वो तारीख़ी लिहाज से भी आप देखें तो उसमें बड़ी चीज़ें हैं। किला दरावड़ आप देख लें, नूर महल देख लें, ये एक हिस्ट्री है। तो ये बहुत खूबसूरत शहर है बहावलपुर में। लेकिन पंजाब में अगर मजमूई तौर पे देखा जाए तो लाहौर शहर मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, आपने कभी फॉरेन कंट्री का विज़िट किया? नहीं, फॉरेन कंट्री में मैंने एक दफ़ा अपना पासपोर्ट बनवाया था, लेकिन इत्तेफाक से उस ट्रिप में मिस कर गया था अपनी मसरूफियात की वजह से, नहीं जा सका जी। अच्छा सर, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को और बार की वकला बरादरी को आप क्या पैगाम देंगे और अपने हल्के की आवाम को क्या पैगाम देंगे? देखिए सर, जो वकील दोस्त हैं उनसे तो मैं यही कहूँगा कि अब मेहनत का वक्त है, वो दौर पहले चले गए। आप शॉर्टकट तरीके से आप इस प्रोफेशन में आना है तो बिल्कुल ना आएँ। ये लॉन्ग टर्म है, इसमें मेहनत करने की ज़रूरत है, अल्लाह ताला इसका आपको सिला देगा। जहाँ तक हमारे अवाम का कोई मैसेज क्या दें, हम तो कहते हैं कि बैसियत कौम हम ठीक हो जाए, अपने आप को, अपने आप पे नज़र रखें। छोटे छोटे यानी कि पुरतैश ज़िंदगी की तवक्कुआत लेके आप ना चलें, हालात को कंट्रोल में रखें, ईमानदारी की तरफ आप जाएं, जो काम करें ईमानदारी से करें और ईमानदारी में ही मतलब है इंसानियत की फलाह है। और उनको अपनी मेहनत से, लगन से भरपूर तरीके से अपनी लाइफ गुजारनी चाहिए। यही मैसेज है मेरा। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें हमारा साथ दिया और गॉड ब्लेस यू इन फ्यूचर। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया जी। जी तो नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद महमूद को इजाज़त दीजिए। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू जी।